आते हैं। चलिए थोड़ा सा अब रुख यहाँ पर एक नया व्यू लेकर आते हैं। आज भारतीय बाजारों में बिकवाली का दबाव जरूर देखने को मिला है, लेकिन अगर एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से मार्केट पढ़े तो वो कैसा दिखाई दे रहा है, वैल्यूएशंस कैसे हैं और प्रॉफिटेबिलिटी की स्थिति कंपनियों की कैसी रहेगी। मोतीलाल ओसवाल के रिसर्च हेड और इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज के हेड दरअसल गौतम दुग्गड़ हमारे साथ है स्टूडियो में। गौतम, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। अनफॉर्चुनेटली आज तो भारतीय बाजारों की तो धुलाई होती हुई दिखाई दे रही है। कल ही हम निफ्टी बैंक की तेजी को सेलिब्रेट कर रहे थे और आज मेजर कंट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। नॉट दैट समथिंग बिग हैज हैपेंड, लेकिन इस तरह के एबरेशंस पर आप लोगों की कोई खास टिप्पणी होती है या फिर जो आप लोगों ने शॉर्टलिस्ट किए होते हैं स्टॉक्स उनको खरीदने का दिन होता है? हर्षदा जी, इसमें दो तरीके से देखा जा सकता है। शॉर्ट टर्म में इंडियन मार्केट ने बहुत आउट परफॉर्म किया है। पिछला एक साल में हमने करीबन 20 से 25% आउट परफॉर्म किया है ग्लोबल बाज़ारों को। अब बीच में इंटरमिटेंटली कई ऐसे दौर आएंगे जहाँ पे मार्केट छोटा छोटा एक पुल बैक करता रहेगा। रीजंस कुछ भी हो सकता है, ग्लोबल हो सकता है, डोमेस्टिक हो सकता है, सेंट्रल बैंकर्स की कमेंट्री हो सकती है, कमोडिटी कॉस्ट सडनली स्पाइक कर सकते हैं। बट बाजार कभी भी लीनियर नहीं होता है, चाहे वो बढ़ते वक्त हो या नीचे उतरते वक्त हो। सो ये एक बहुत ही नेचुरल स्टेप है जहाँ पे किसी दिन बाजार ऊपर जाएगा और जब बहुत ज़्यादा वन वे आप मूवमेंट देखोगे, हो सकता है बीच में कभी कोई ऐसा न्यूज़ आएगा विच विल गिव एन एक्सक्यूज टू पीपल टू पुल बैक। सो मुझे लगता है जैसे आईटी में आज हुआ है, कल HCL टेक ने अपना गाइडेंस 1% से कम किया है। आज आईटी इंडेक्स मेरे ख्याल से कुछ 3 से 4% नीचे है, राइट, क्योंकि आईटी के स्टॉक्स पिछले 1-1.5 महीने में काफ़ी चले थे। अभी ऐसे टाइम पे अगर आपका कोई भी स्टॉक्स पे व्यू पॉजिटिव होता है या सेक्टर पे फंडामेंटल व्यू पॉजिटिव होता है, तो ऐसे जो पुलबैक्स होते हैं जहाँ पे आपको 7-7, 8-8% स्टॉक्स नीचे मिलते हैं, तो मुझे लगता है एक अपॉर्चुनिटी टू बाय है। सो हम उसको उस तरह से देखते हैं। ओके, लेकिन एक जो रिपोर्ट आई थी जो क्रेडिट स्विस कहता है कि आईटी कंपनियों के वैल्यूएशंस भी काफी ऊंचे, और ये कई सारे जानकारों ने कहा है। पिछली बारी जब आपसे बात हुई थी इसका जिक्र भी हुआ था। अभी भी आपको वो महंगे लग रहे हैं काउंटर्स? जब नियरली क्रेडिट स्विस की रिपोर्ट का मैं उदाहरण देती हूँ, जैसे 20% का करेक्शन देखने को मिल सकता है HCL टेक के वैल्यूएशन में। इन्फोसिस के लिए शायद वो 8% हो सकता है। ये इतने महंगे हैं, क्या आपको अभी भी महंगे लगते हैं और तब भी इन प्राइस रिएक्शंस पर, करेक्शंस पर खरीदेंगे आप? हमारा व्यू थोड़ा अलग है इस पे। हम लोग इस पे पॉजिटिव रहे 2020 से। 2020-21 में ये सेक्टर्स बहुत अच्छे परफॉर्म किए हैं। 2022 में इसमें बिकवाली आई है क्योंकि ग्लोबली US, यूरोप में रिसेशन आया है। साथ ही साथ थोड़े से जो एट्रिशन लेवल्स बढ़ चुके थे टॉप 5 आईटी कंपनीज के, उसके वजह से आपके मार्जिन्स में एक हिट आया है। मुझे लगता है इंडियन मार्केट में आईटी सेक्टर एक बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर है एज फार एज कैश फ्लोज आर कंसर्न। जो आप फ्री कैश फ्लो अगर देखते हैं अलग अलग सेक्टर का, सो प्रॉफिट टू फ्री कैश फ्लो जो कन्वर्जन होता है वो आईटी का बेस्ट है। दूसरा, पे आउट रेशो आईटी के एकदम बढ़िया होते हैं। 70 से 80% अगर आप देखें तो एवरेज आपको एक पे आउट रेशो दिखेगा टॉप 5 आईटी कंपनीज का। ये लोग जितना प्रॉफिट बनाते हैं उतना इसका डिविडेंड या बायबैक कर लेते हैं। जैसे कि अभी इन्फोसिस का बायबैक चल रहा है, ये पिछले 5 साल से चला आ रहा है। अगर आप आईटी सेक्टर के मुनाफा देखते हैं तो 2015 से 22 तक पिछले 7 साल में टॉप 5 आईटी कंपनीज ने कुल मिला के 5 लाख करोड़ का प्रॉफिट बनाया है, जिसमें से 3,80,000 करोड़ उन्होंने शेयर होल्डर्स को वापस दे दिया है। ये कोई भी सेक्टर में इस क्वांटम का पे आउट रेशो 76% ऑन अ क्यूमुलेटिव बेसिस फॉर 7 years फॉर 5 कंपनीज पुट टुगेदर, ये भारत के बाजार में पहले कभी नहीं हुआ है। हो सकता है बीच बीच में जैसे कि आज हुआ है, कभी कोई न्यूज़ फ्लो पे, कभी कोई सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट के कमेंट्स पे या डेटा पे, क्योंकि ये ग्लोबली लिंक्ड सेक्टर है। तो बाहर अगर कुछ होता है तो इस सेक्टर पे इसका असर ज़रूर होता है, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। जब भी उस डायरेक्शन में कोई न्यूज़ फ्लो आएगा ये सेक्टर रिएक्ट करेगा। बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इस सेक्टर ने पिछले 25 साल में अलग अलग दौर में बड़े बड़े मैक्रो क्राइसिस अच्छे से हैंडल किए हैं। आप Y2K ले लीजिए, 9/11 ले लीजिए, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस जो हुआ था 2008-9 में, उसके बाद टेपर टैंट्रम है, अभी कोविड है। हर एक ये जो बड़े बड़े क्राइसिस है उससे उभर के ये सेक्टर स्ट्रॉन्गर बन के बाहर निकला है। सो अगर आप पास्ट इज एनी एविडेंस टू गो बाय, ऐसे दौर में ये स्टॉक्स जो अच्छे क्वालिटी के स्टॉक्स है, लार्ज कैप स्टॉक्स है, वो अगर आप खरीदते हैं तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपका पैसा इसमें हमेशा बना है। हाँ, अगर आपका व्यू 3 महीना 6 महीने का है तो कुछ भी हो सकता है, यहाँ से और 20% गिर जाएंगे, यहाँ से 25% चल भी जाएंगे, वो बताना बहुत डिफिकल्ट है। बट जिनका व्यू लॉन्ग टर्म है उन्होंने
जब ऐसा दौर आता है इन अच्छे सेक्टर्स में जहां कैश फ्लो अच्छे है, बैलेंस शीट अच्छे है, मैनेजमेंट और कॉर्पोरेट गवर्नेंस टॉप नॉच है, उस सेक्टर में ऐसे टाइम पे खरीदारी करना लॉन्ग टर्म के लिए काफी अच्छा साबित होता है। अच्छा गौतम जी, एक और स्पेस के बारे में बात करते हैं, और यहाँ से लगभग 6 महीने पहले, मैं एफएमसीजी की बात कर रहा हूँ, बहुत सारे चैलेंजेस थे। आई मीन कमोडिटी इन्फ्लेशन, डिमांड काफ़ी वीक है। ऐसे में कंपनियों ने किस तरीके से, अगर आप देखिए, उस टेन्योर को निकाला है। वो साल भर 2 साल का पीरियड काफ़ी डिफिकल्ट भी था, बट सडनली दिस एफएमसीजी इंडेक्स एट हायर लेवल्स, एट ऑल टाइम हाई। अभी 2 रोज़ पहले शक्तिकांत दास साहब जब बात कर रहे थे, आई मीन पोस्ट पॉलिसी, उन्होंने 2 बातें कही। रूरल डिमांड फिर रिकवर हो रही है और जो फार्म एक्टिविटीज़ हैं फिर काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं। लास्ट 2 बार क्वार्टर्स में हर एफएमसीजी कंपनी ने कमेंट किया था कि जनाब रूरल डिमांड काफ़ी कम है, वो हमको हर्ट कर रही है। लेकिन अब जब वो थोड़ी सी रूरल मार्केट में रिकवरी है, आपका एफएमसीजी पे व्यू क्या है, और यहाँ पे आप सिलेक्टिव होकर अगर बाइंग करेंगे तो किन कंपनियों पे ज़्यादा फोकस करेंगे आप? सो देखिए, इसमें ऐसा है कि पिछले 3 साल से ये सेक्टर अंडर परफॉर्म कर रहा है। आपके जो एंट्री वैल्यूएशंस थे वो काफ़ी महंगे थे 2-3 साल पहले, राइट। इन बिटवीन ये हुआ है कि पिछले 3 साल में बाकी सेक्टर्स का प्रॉफिट बहुत बड़ा है, राइट। अगर आप निफ्टी का प्रॉफिट देखते हैं, FY20 में निफ्टी का प्रॉफिट 3,50,000 करोड़ था, जो FY23 में बढ़ के 6,71,000 करोड़ हो जाएगा। तो 3 साल में निफ्टी का मुनाफा 90% बढ़ा है। कंज्यूमर सेक्टर का प्रॉफिट 3 साल में रफली 30-35% बढ़ा होगा। सो जो पिछले 10 साल से चला आ रहा था, 2010 से 20 में, जहां बाकी सेक्टर्स का प्रॉफिट कहीं नहीं जा रहा था, केवल एफएमसीजी, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स और आईटी, ये 3 सेक्टर्स के प्रॉफिट बढ़ रहे थे। तो उस दौर में एफएमसीजी कंपनीज के वैल्यूएशंस जो 25-30 पी होते थे, वो 60-65 पी तक चले गए। और जैसे ही 2020 के बाद बाकी सेक्टर्स का परफॉर्मेंस आना चालू हुआ, एफएमसीजी सेक्टर थोड़ा साइडवे हो गया, क्योंकि इनका ग्रोथ चेंज नहीं होता, ये स्टेडी सेक्टर्स होते हैं। इसके वजह से टाइम करेक्शन काफ़ी हुआ है। अगर आप नेस्ले, ब्रिटानिया, हिंदुस्तान लीवर, मैरिको, डाबर, ये सारे कंपनीज देखते हैं तो इन्होंने पिछले 3 साल में कुछ बहुत ज़्यादा ऐसे एब्सोल्यूट रिटर्न्स नहीं दिए हैं। तो अंडर परफॉर्मेंस काफ़ी हुआ है, टाइम करेक्शन हुआ है, और थोड़ा बहुत अर्निंग्स ने कैचअप किया है। हालांकि अर्निंग्स ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा नहीं था। अगर आप पिछले 6 क्वार्टर्स का नंबर देखते हैं तो एक्स लीवर और एक्स आईटीसी, जो बाकी सारे मिडिल कंज्यूमर कंपनीज हैं, मिड लेवल, उनका प्रॉफिट ग्रोथ -5 to +5% के बीच रहा है पिछले 6 क्वार्टर्स में। अब क्या हो रहा है? अब रूरल स्लोडाउन जो है पिछले 4 क्वार्टर से चल रहा है, राइट। आगे अगर आप देखते हैं अगला 1 से 1.5 साल, 2024 में बड़ा जनरल इलेक्शन है, 2023 में 5 बड़े स्टेट्स के इलेक्शन है। तो 2023 का जो पॉलिटिकल कैलेंडर है, इलेक्शन कैलेंडर है, वो काफ़ी बिजी है। जनरली हमने देखा है कि बड़े इलेक्शंस के पहले हर गवर्नमेंट चाहती है कि रूरल में सेंटिमेंट्स अच्छे रहे। तो हमें लगता है थोड़ा सा गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ेगा, जो रूरल कंजम्पशन के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। दूसरा, पिछले 2-3 महीने में आपने देखा होगा कमोडिटी प्राइसेस काफ़ी अच्छे से गिरे हैं। क्रूड 80 के नीचे आया है, और क्रूड के जो डेरिवेटिव्स होते हैं, जैसे विनाइल एसिड मोनोमर या टाइटेनियम डाइऑक्साइड, पाम ऑयल, ये सारे जो कमोडिटीज़ हैं, इनके भाव में भी गिरावट आई है, जो कि एफएमसीजी के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। सो अगर आप 2-3 फैक्टर्स ऐड करते हैं, रूरल में थोड़ा सा पिकअप, कमोडिटी कॉस्ट में करेक्शन, और पिछले 3 साल का जो अंडर परफॉर्मेंस है, सो एक वैल्यू के हिसाब से अगर आप देखते हैं रिस्क रिवॉर्ड, वो मुझे थोड़ा सा कंज्यूमर स्टेपल्स में भी बेहतर होता हुआ नजर आ रहा है। हमारे पोर्टफोलियो में, मॉडल पोर्टफोलियो में आईटीसी सबसे बड़ा वेट है, उसके बाद हिंदुस्तान लीवर है, और इन दोनों के अलावा जो हमें बाकी स्टॉक्स पसंद है उसमें गोदरेज कंज्यूमर और डाबर। सो ये 4 स्टॉक्स पे हमारा व्यू कंज्यूमर स्टेपल्स में काफ़ी पॉजिटिव है। इसके अलावा डिस्क्रिशनरी में हमें हमेशा से टाइटन अच्छा लगता रहा है, तो उसमें हमारा सबसे बड़ा वेट है, फॉलोड बाय जुबिलेंट फूडवर्क्स एंड नाउ कंपनीज लाइक मेट्रो। ओके, तो इंटरेस्टिंग स्टॉक्स का भी जिक्र किया। 4 दिग्गज कंपनियां जो एफएमसीजी में, आईटीसी, एचयूएल टॉप ट्रेड्स, उसके बाद गोदरेज कंज्यूमर, डाबर जैसे ट्रेड्स, और ऑफ कोर्स डिस्क्रिशनरी स्पेंस में टाइटन और जुबिलेंट के साथ साथ आपका मेट्रो। लेकिन मैं आपकी रिपोर्ट देख रही थी, ये जो कमोडिटीज में करेक्शन हाल ही में देखने को मिला है, उस पर आप जो कहते हैं कि ये मार्जिन्स को लार्जली सपोर्ट करता हुआ दिखाई देगा। क्या आप ये एक्सपेक्ट करें 3rd क्वार्टर ऑनवर्ड्स देखने को मिलेगा, एफएमसीजी को अच्छा खासा फायदा मिलेगा, जो हमने देखा भी है पाम ऑयल प्राइसेस में जो करेक्शन देखने को मिला। इसके अलावा जो कच्चे तेल में अब दबाव देखने को मिला है, उसका फायदा कौन कौन उठा सकता है, और अगर वैसे अपने पोर्टफोलियो को पोजीशन करना है तो आपके टॉपिक्स क्या हो रहे हैं इस समय? सो इसमें जो आपने अगर रिपोर्ट में देखा है, तो हमने ये दिखाया है कि 2021 में मार्जिन्स ऑल टाइम हाई हो गए थे।
वहाँ से थोड़ा सा मार्जिन 2022 में कुछ सेक्टर्स में करेक्ट हुआ है, लेकिन 2023 में जो है फर्स्ट हाफ में, और जो उसका इम्पैक्ट पूरे साल में आएगा, 2023 में ग्रॉस मार्जिन और एबिटा मार्जिन मल्टी ईयर लो पे आएंगे। ग्रॉस मार्जिन 520 बेसिस पॉइंट डाउन है और एबिटा मार्जिन 270 बेसिस पॉइंट डाउन है। ये पिछले 5-6 क्वार्टर के कमोडिटी प्राइस के स्पाइक की वजह से हुआ है, बट पिछले 3 महीने से प्राइसेस गिर रहे हैं। अब इसका इम्पैक्ट जो है, पॉजिटिव इम्पैक्ट अगले 6 महीने या उसके बाद आना चालू होगा, क्योंकि कॉर्पोरेट जो है वो काफी इन्वेंट्री लेके बैठे रहते हैं कई सेक्टर्स में। तो जब तक वो हाई कॉस्ट इन्वेंट्री कंज्यूम करते हैं, उसका इम्पैक्ट आपके मार्जिन में, P&L में इमीडिएटली नहीं दिखता है। सो हमको जो लग रहा है कि 2H FY23 और FY24 में कुछ सेक्टर्स के मार्जिन बहुत अच्छे से रिकवर हो गए। अब ये वही सेक्टर है जिनके मार्जिन सबसे ज्यादा गिरे हैं। सो जहां सबसे ज्यादा गिरावट आई है, वही सबसे ज्यादा रिबाउंड भी आएगा। सो मेटल्स है, ऑयल एंड गैस है, सीमेंट है, और फिर ऑटो, कंज्यूमर, ये जो 4-5 सेक्टर्स है, यहाँ पे आपको ग्रॉस मार्जिन 300 से 400 बेसिस पॉइंट और एबिटा मार्जिन जो है वो 180 से 300 बेसिस पॉइंट तक रिकवर होने के चांसेस लगते हैं FY24 में। सो इंडिया का जो, और रादर हमारा जो कवरेज यूनिवर्स है मोतीलाल ओसवाल का, उसमें अगर आप ग्रॉस मार्जिन देखेंगे FY24 में, तो ये लगभग 220 पॉइंट ऊपर जाएगा आज के एस्टिमेट्स के हिसाब से। और एबिटा मार्जिन जो है वो भी लगभग 14.7% से लेकर 17% की तरफ जाएगा, लेकिन ये फिर भी प्री कोविड से कम रहेगा, क्योंकि प्री कोविड अगर आप एबिटा मार्जिन देखते हैं तो 17.4 था, जो ये बढ़ने के बाद 17% होगा। सो ये जो 4-5 सेक्टर है जहां पे सबसे ज्यादा आपको मार्जिन में कंट्रैक्शन दिखा था, वहीं पे आपको जैसे ही कमोडिटी कॉस्ट का बेनिफिट P&L में आएगा, प्लस कुछ सेक्टर्स में आपने प्राइस हाइक्स भी देखे हैं, उसका जो एनिवर्सरी जैसे ही होता है, स्पिल ओवर इफेक्ट जो होता है, वो आपको आगे के क्वार्टर्स में दिखेंगे। तो एक कॉम्बिनेशन है दोनों फैक्टर्स का, जिसके वजह से आपको मार्जिन में एक इंप्रूवमेंट दिखेगा। तो जितना कन्विक्शन के साथ में आपने FMCG में कुछ नामों की बात की, ऑटो में भी क्या उस तरह का कन्विक्शन देखने को मिल रहा है? क्योंकि सबसे ज्यादा मार ऑटो को ही पड़ी थी प्राइस हाइक्स की। एक तो कच्चा तेल भाग गया था तो फ्यूल प्राइसेस बढ़ गए थे, और दूसरा मेटल कॉस्ट तो थे ही, मेटल एंड प्लास्टिक जिस तरह से भागे, और अभी भी कंपनियां वो पास ऑन कर ही रही हैं। इस साइकिल में, इस कमोडिटी के प्राइसेस के गिरावट के साइकिल में, यहाँ पर कहाँ आपको फायदा आता दिखता है और आप कहाँ पोजीशन करेंगे अपने आप को? सो ऑटो एक थोड़ा सा डिफरेंट सेक्टर है, सिक्लिकल सेक्टर है। हाँ। इसमें ऑटो सेक्टर्स के जो प्रॉफिट थे 2018 में, वो अभी तक वापस नहीं आए हैं। जैसे कि निफ्टी के अगर आप ऑटो कंपनीज के प्रॉफिट्स ऐड करोगे 2018 के, तो 28,000 करोड़ का प्रॉफिट था, जो 2022 में गिर के 8,000 करोड़ हो गया। 2023 में हमारा एस्टिमेट है 21,000 करोड़ का। सो FY18 टू FY23 5 साल में आपके प्रॉफिट वापस नहीं आए अभी तक। सो इनको एक लो बेस का बेनिफिट है। दूसरा, पिछले 3-4 महीने में आपने देखा होगा कि सप्लाई चेन का जो सबसे बड़ा पॉइंट था सेमीकंडक्टर शॉर्टेज का, वो काफी ईज हुआ है, राइट। तीसरा, आपके कमोडिटी प्राइसेस कम हुए हैं, और कुछ सेगमेंट्स में जैसे 4 व्हीलर है, कमर्शियल व्हीकल्स है, यहाँ पे आपका डिमांड काफी अच्छा है। अगर आप उनके ऑर्डर बुक्स देखते हैं, वेटिंग पीरियड्स देखते हैं, सो 3 फैक्टर्स है, डिमांड इंप्रूवमेंट, सप्लाई सिचुएशन ईजिंग, और कमोडिटी प्राइसेस करेक्टिंग। ये तीनों को अगर आप देखते हो जोड़ के, तो आपको लगेगा कि ऑटो सेक्टर के प्रॉफिट जो है, मार्जिन जो है, वो आगे जाके काफी इंप्रूव हो सकते हैं। अब इसमें हमको जो स्टॉक्स अच्छे लगते हैं वो है मारुति, हमको M&M अच्छा लगता है, और जो ऑटो एंक्स में हमको मदरसन वायरिंग है, अपोलो टायर्स है, अशोक लेलैंड है, ये हमारे कुछ, इसमें से कुछ स्टॉक्स हमारे मॉडल पोर्टफोलियो में है। 2 व्हीलर में अभी भी हम थोड़े से कॉशियस है, क्योंकि वहाँ जो डिमांड है पिछले 10 साल के लेवल पे अभी भी वही अटका हुआ है, और वहाँ से रिकवरी अभी दिखी नहीं है। वो तो फिर ग्रामीण इलाकों का भी एक सिग्नल है कि क्योंकि वहां पर डिमांड पिकअप नहीं है। बट इन सब चीजों के बेसिस पे एक स्टॉक कॉल लेना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि आप देखेंगे कुछ स्टॉक्स जो है 2 व्हीलर के, वो पिछले 5, 7, 10 साल से अंडर परफॉर्म करते जा रहे हैं, जबकि रूरल बीच में अच्छा भी हुआ है, खराब भी हुआ है, फिर अच्छा हुआ है, फिर खराब हुआ है। बट इन स्टॉक्स का जो कंपाउंडिंग है वो काफी लो परसेंटेज टर्म्स का रहा है। सो हम 4 व्हीलर में हमारा ज्यादा बायस है, और कमर्शियल व्हीकल्स में है। इसके अलावा फिर कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी है। आप वो जो सबसे बड़ा हमारा पोर्टफोलियो में ओवरवेट है, वो आज भी फाइनेंशियल्स है, जहाँ पे हमारा सबसे बड़ा ओवरवेट पिछले 1 साल से PSU बैंक्स रहा है, SBI हमारा सबसे बड़ा वेट है, उसके बाद बैंक ऑफ बड़ौदा है। सो ये हमें थोड़ा सा पोर्टफोलियो में, बिकॉज दिस ईयर बैंक्स हैव डन वेरी वेल, तो इसका एक फायदा हुआ है, और बैंक्स के नंबर्स भी काफी अच्छे आ रहे हैं। जो मैंने आपको ऑटो का कहा
कि 28,000 करोड़ का प्रॉफिट 5 साल के बाद 21 हो गया है, वही बैंक्स का प्रॉफिट वही 5 साल में 45,000 करोड़ से बढ़ के 2,06,000 करोड़ हो गया है। तो बैंक्स हमारी आज भी सबसे पहली पसंद है। अच्छा गौतम जी, इनफैक्ट मैं ऑटो पे आने ही वाला था, हर्षदा ने ऑटो व्हीलर स्पेस कवर भी कर लिया। अब मैं आपसे पूछूंगा, इनफैक्ट मैं जब खुद अपने शहर का हाल देखता हूँ और स्पेशली मार्च से पहले आई मीन दिल्ली एनसीआर में जिस प्रकार की रियल एस्टेट इन्वेंट्रीज थी, एंड सडनली जो मार्च के बाद रेट हाइक्स हुए, आई मीन इतने सब्सटेंशियल रेट हाइक सडनली 6 महीने के अंतराल में EMIs का इतना ऊपर आ जाना, आप रेंज सेंसिटिव्स में भी रियल एस्टेट में क्या कर रहे हैं सर? रियल एस्टेट में या फिर हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों में या फिर जो होम इंप्रूवमेंट का सेगमेंट था जैसे पॉलीकैब हो गया, एस्ट्रल हो गया, आपका इस वक्त व्यू इनमें क्या है? कहाँ अपने आप को आप लोगों ने ट्रिम किया है और कहाँ कैपिटलाइज कर रहे हैं आप? सो रियल एस्टेट देखिए पिछले 10 साल से कहीं नहीं गया था। अगर आप 2010 से 20 का पीरियड लेते हैं तो कोई भी रियल एस्टेट की बात नहीं करता था, क्योंकि वॉल्यूम्स नहीं होते थे, बैलेंस शीट में लेवरेज बहुत बढ़ गया था और डिमांड बहुत ही म्यूटेड था। रियल एस्टेट में जो आपने थोड़ा सा एक रिकवरी देखा है, इंप्रूवमेंट देखा है, वो पिछले 1.5 साल में देखा है। इसके 2 वजह है। एक तो आपका रियल एस्टेट प्राइसेस फ्लैट हो गए थे 6 साल, 2016 से लेके 21 तक रियल एस्टेट के प्राइसेस अगर आप टॉप 8 सिटीज में देखते तो बहुत फ्लैटिश ट्रेंड हो गया था। और जो कंज्यूमर का इनकम है, डिस्पोजेबल इनकम है, वो 7-8% से कंपाउंड हुआ है पिछले 5-6 साल में। सो सडनली जो अफोर्डेबिलिटी है वो काफ़ी इंप्रूव हो गई थी। और जैसे कि आपने कहा पिछले 2-4 साल में रेट्स काफ़ी नीचे रहे थे। सो इन सब का एक बेनिफिट रियल एस्टेट में हमें दिखा पिछले 1-1.5 साल में। अभी जो RBI ने रेट हाइक की है 4% रेपो से लेके 6.4, पिछले 7-8 महीने में 2.4% का रेट हाइक हुआ है। अब कुछ इसमें से पास ऑन हो गया है, कुछ शायद आगे होगा। जब हम रियल एस्टेट सेक्टर के कॉर्पोरेट से बात करते हैं तो हमें यह समझ में आ रहा है कि जब तक होम लोन रेट डबल डिजिट तक नहीं जाते हैं तब तक कंज्यूमर पैनिक नहीं करता है, क्योंकि कंज्यूमर ने 10 साल पहले इंटरेस्ट रेट्स 11-12% तक के भी देखे हैं होम लोन के। जो लोएस्ट लेवल पे आए थे तो 6.5-7% हो गए थे, वहां से बढ़कर अभी 8.5 से 9% के बीच में है। अगर ये रेट 10 क्रॉस करता है तो एक बार आपको रियल एस्टेट के डिमांड में सॉफ्टनेस जरूर दिखेगा। सो इसमें स्टॉक बाय स्टॉक देखना चाहिए हमेशा, क्योंकि रियल एस्टेट और फार्मा ये 2 सेक्टर्स है जहां पे सेक्टरल व्यू लेके कोई फायदा नहीं होता है। हर एक कंपनी अलग होता है, उनका एक्सपोजर, ज्योग्राफिकल मार्केट, सेगमेंट इन विच दे प्ले आर वेरी डिफरेंट। सो हमारे मॉडल पोर्टफोलियो में रियल एस्टेट में आज के तारीख में मैक्रोटेक डेवलपर्स ये स्टॉक मौजूद है। क्योंकि आपने फार्मा मेंशन किया, फार्मा एक लार्जली अंडर परफॉर्मर रहा है। बिफोर वी टेक योर लीव, इधर कुछ आपको लग रहा है कि अब पैसे बनते हुए दिखाई देंगे? क्योंकि कल देखिए सन फार्मा की धुलाई हुई, फिर कंपनी ने क्लैरिफिकेशन दिया, आज गिरते बाजार में डीवीज थोड़ा सा एक्टिव था। अब डीवीज को लेकर काफी निराशा है। जब निफ्टी ने अपना हाई छुआ तब लोग यही कह रहे थे कि उठो डीवीज, निफ्टी हाई पर पहुंच गया, तुम्हारा क्या होगा? इस तरह के ट्रेड्स पर या फिर इस तरह के इन्वेस्टमेंट्स पर आपकी कोई टिप्पणी है? देखिए फार्मा ओवरऑल हमारा अंडरवेट है, ग्रोथ काफ़ी कम है इस सेक्टर में। पिछला 1.5 साल में 4 क्वार्टर कंसेक्यूटिव YOY अर्निंग्स डिक्लाइन हुआ है, और हमारे कवरेज में जो 22 कंपनी है उसमें से 17 ने अर्निंग्स डिक्लाइन रिपोर्ट किया है। कुछ कंपनीज 3-3 साल से अर्निंग्स फ्लैट है। जी हाँ। बीच में कोविड का इनको एक बेनिफिट हुआ था जहाँ पे पूरे सेक्टर के अर्निंग्स 50% बढ़ गए थे 2021 में। वहाँ से वापस US रिलेटेड बिजनेस में प्राइसिंग प्रेशर है, डोमेस्टिक बिजनेस में भी हमने थोड़ा सा मॉडरेशन देखा है। सो यहाँ पे काफी स्टॉक स्पेसिफिक व्यू लेना पड़ेगा। एज ऑफ नाउ हमारे मॉडल पोर्टफोलियो में अपोलो हेल्थ केयर है। कोई भी ट्रेडिशनल फार्मा नेम हमारे मॉडल पोर्टफोलियो में नहीं है। रही बात डीवीज की, जो आप कह रहे थे मीम्स बनना चालू हो गए, जनरली जब कोई भी कंपनी पे ऐसे मीम्स बनते हैं, हमने देखा ITC पे भी काफी मीम्स बना करते थे। हाँ, क्योंकि ये काफी हाई क्वालिटी कंपनी है जिसका पिछले अगर आप 10-15 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखोगे ग्रोथ को लेके, ROCE को लेके, और जो उन्होंने एग्जीक्यूशन किया है, जो साइज ये कंपनी का हुआ है, एक काफी टॉप नॉच कंपनी है। हो सकता है इसमें कभी 1-1.5 साल या कुछ क्वार्टर्स खराब जाए। ये टाइम वही है जो मैंने आपको IT में कहा था कि अगर आपका व्यू थोड़ा सा लॉन्ग टर्म पॉजिटिव है इन टाइप के कंपनीज पे, तो जब कंपनी 5,400 पे था अगर आपका व्यू तब पॉजिटिव था, और अब आज अगर 3,300 पे आपका व्यू नेगेटिव है, सो ये एक पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन के हिसाब से काफी एक प्रूडेंस नहीं कहा जाएगा इसको। ये एक ऐसे समय पे ही ऐसे बड़े कंपनीज में जिनका अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, जिनके ग्रोथ, ROCs, फंडामेंटल्स अच्छे रहते हैं,
इस टाइम पे ऐसे कंपनीज में खरीदना जनरली पास्ट में अगर आप देखते हो तो फायदेमंद रहा है। यही डिवीज 5-6 साल पहले 700-800 रुपए का भाव हुआ करता था। सो ये दौर आता है हर कंपनी के लाइफ साइकिल में। गौतम जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए। हमेशा की तरह बहुत एलिक्वेंटली आपने समझाया है कि इस समय मार्केट को कैसे अप्रोच किया जाए। आपसे वैसे लंबी चर्चा खींच सकते थे, लेकिन 3:10 हो रहा है, मार्केट वाइंड अप करना शुरू करते हैं। प्लेजर स्पीकिंग टू यू एज ऑलवेज। तो 3:10 और बाजार का हाल आपकी स्क्रीन पर। निफ्टी बैंक इस बीच कुछ कॉन्फिडेंट हो रहा है, पॉजिटिव टेरिटरी में आ चुका है, करीब